ये हमारा तीसरा अध्याय है जिसके बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। इट्स अबाउट द इलेक्शन। ये किस चीज के बारे में है? इलेक्शंस के बारे में है और उसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में है। तो देखिए यहाँ से बच्चों, जब मैं इलेक्शंस की बात करती हूँ, इलेक्शंस को हिंदी में चुनाव बोलते हैं। जनरली आपने इलेक्शंस के बारे में सुना भी होगा। लाइक ऐसे आपके यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग करने जाते हैं, जिनकी एज 18 अबोव होती है वो सभी वोट करते हैं, ठीक है। तो जब मैं इलेक्शंस की बात करती हूँ, इलेक्शंस की रिक्वायरमेंट क्या होती है? लाइक एज वी आर टेकिंग नाउ ए एग्जाम्पल। अब क्रिकेट का एग्जाम्पल लीजिए। तो क्रिकेट का जब मैं एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ से, तो मैं क्या कहूंगी, क्रिकेट में एक एम्पायर होता है, ठीक है। और एम्पायर का जो डिसीजन होता है वो ऑलमोस्ट फेयर डिसीजन होता है और उसके डिसीजन को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी टीम जो है वो विलिंग होती है, एग्री होती है उसके निर्णय को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। अब किसी भी गेम का एग्जाम्पल उठा लीजिए, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, मतलब आपने 10th में फिजिकल एजुकेशन पढ़ा होगा। जब 10th में आप फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो वहां पे अपने गेम्स के रूल एंड रेगुलेशंस देखे होंगे, ठीक है। उन रूल रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है और किस तरीके से गेम में क्या क्या होता है, ये सारा सब कुछ उसमें जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है। और एक एम्पायर के बारे में मैंने आपको बताया है। इसी तरीके से जो ये हमारा गेम का, जैसे हमें गेम में एम्पायर की रिक्वायरमेंट होती है, रूल एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स हमें एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे ही इलेक्शंस की भी हम बात करें तो इनका कंपैरिजन किससे किया जा सकता है? इलेक्शन से किया जाता है। दैट मीन्स इलेक्शन के अंदर भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इलेक्शंस को कंडक्ट करती है, उसके कुछ नॉर्म्स होंगे जो फॉलो करने होते हैं, ठीक है। और उसके जो मतलब उस कमेटी के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है वो ऑलवेज ऑलमोस्ट मीन्स फेयर ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब हम कंप्लीट स्टडी कर लेंगे तो उसके बाद हमें किन किन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे वो देखिए। यू वुड अंडरस्टैंड, आप समझ जाएंगे डिफरेंट मेथड ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शंस के अलग अलग मेथड क्या है, तरीके क्या है, उसके बारे में आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम ऑफ इलेक्शन अडॉप्टेड इन अवर कंट्री। हमारे देश में इलेक्शंस के लिए कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, कौन कौन सी विशेषताएं अपनाई गई हैं, ठीक है। तो और थर्ड जो है द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोविजंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। थर्ड क्या कहता है यहाँ पे कि जो इम्पोर्टेंस है इसकी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, वो भी जो प्रोविजंस उसमें इन्वॉल्व किए गए हैं वो भी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द डिबेट ऑन इलेक्ट्रोल रिफॉर्म, जो हमारा इलेक्शंस का इलेक्ट्रोल सिस्टम बनाया गया है उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, उस चीज की डिबेटिंग जो है वो भी आप यहाँ से स्टडी करने वाले हैं। मीन्स इट्स टोटली अबाउट द इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शंस होते क्या हैं, इलेक्शंस की डिफरेंट मेथड क्या क्या होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वो फेयर है या नहीं है, या उनको फेयर किस तरीके से बनाया जा सकता है, उनमें क्या क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, सुधार किए जा सकते हैं, ये सारा का सारा जो है आज हम स्टडी करने वाले हैं। Now let's start our topic. There is a first topic, election and democracy. What is the relation between elections and democracy? चुनाव और लोकतंत्र में क्या रिलेशनशिप है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यू नो वेरी वेल अबाउट द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र या एक ऐसा शासन जिसमें जो रूल है, जो गवर्नमेंट है वो किसके लिए होती है? लोगों के लिए होती है, लोगों के द्वारा होती है, ठीक है। और लोगों की ही वो गवर्नमेंट होती है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। इन योर अर्लियर क्लासेस यू स्टडीड अबाउट द डेमोक्रेसी इन योर क्लास 9 एंड इन योर क्लास 10 इन डिटेल, मतलब आपने स्टडी किया हुआ है ऑलरेडी कि डेमोक्रेसी होती क्या है। नाउ आई वांट टू डिस्कस विद यू अबाउट द इलेक्शन। लेट अस बिगिन बाय आस्किंग आवरसेल्फ 2 क्वेश्चंस अबाउट इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी। अब हम अपने आप से ही 2 क्वेश्चंस करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस? क्या ऐसा हो सकता है कि बिना इलेक्शंस के हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी हो? कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? और क्या हम बिना डेमोक्रेसी के इलेक्शंस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। यहाँ क्या है? असंभव है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि डेमोक्रेसी है तो इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस भी तभी हो सकते हैं जब क्या है? डेमोक्रेसी है। तो दोनों ही एक दूसरे के क्या हो गए? कंप्लीमेंट्री हो गए, एक दूसरे के क्या हो गए? पूरक हो गए, ठीक है। तो देखिए
स्टार्ट करते हैं. लेट अस हैव अ डिस्कशन इन द क्लासरूम ऑन बोथ दीज क्वेश्चन बाय यूजिंग एग्जांपल्स फ्रॉम व्हाटएवर वी हैव लर्नड so far in the previous classes. The first question remind us of the necessity of representation in a large democracy. First question हमें क्या कहता है, हमें रिमाइंड कराता है कि हमें किस लिए जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, डेमोक्रेसी के अंदर रिप्रेजेंटेशन की. इलेक्शंस के थ्रू भी तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वही तो रिप्रेजेंटेशन कहलाती है. तो ये कहता है हमें रिप्रेजेंटेशन की जरूरत होती है इन डेमोक्रेसी. दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन. ऑल सिटीजन्स कैन नॉट टेक डायरेक्ट पार्ट इन मेकिंग एवरी डिसीजन. प्रत्येक डिसीजन में ऑल सिटीजन्स को इकट्ठा नहीं किया जा सकता है. लाइक एज मैं इंडिया की बात करूं तो जहां इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी जनसंख्या जो है वो भारत में निवास करती है और एक डिसीजन के लिए ये कहा जाए कि सारी जनसंख्या इकट्ठी हो जाए, दैट इज इम्पॉसिबल फॉर अस. ये है हमारे लिए क्या होगा, असंभव हो जाएगा. और इसीलिए हमें किसकी जरूरत होती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत होती है, अपने प्रतिनिधि की जरूरत होती है जो हमारे डिसीजन को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके. ऑल सिटीजन्स कांट टेक डायरेक्ट पार्ट इन मेकिंग एवरी डिसीजन, देयरफॉर इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय द पीपल. इसीलिए जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो इलेक्शंस के द्वारा चुने जाते हैं. दिस इज हाउ इलेक्शन बिकम इम्पोर्टेंट. और इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि जो इलेक्शंस है वो कैसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. दिस इज हाउ इलेक्शन बिकम इम्पोर्टेंट. वेन एवर वी थिंक ऑफ इंडिया एज अ डेमोक्रेसी, अवर माइंड इनवेरिएबल टर्न टू द लास्ट इलेक्शंस. ठीक है, जैसे ही हमारी बात आ जाती है डेमोक्रेसी की तो हमारा दिमाग, जो हमारा माइंड है वो कहाँ चला जाता है, हमारा मस्तिष्क जो हमारे लास्ट इलेक्शंस हुए हैं उनके ऊपर चला जाता है. ठीक है, लाइक एज मीन्स 2019 में हमारे लास्ट इलेक्शंस हुए थे, तो वही हमारा माइंड चला जाता है कि वो इलेक्शंस किस तरीके के थे. और इलेक्शंस हैव टुडे बिकम द मोस्ट विजिबल. देखिए भाई, इलेक्शंस हैव टुडे बिकम द मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस. आज के टाइम पे हम क्या कहेंगे कि जो इलेक्शंस है वो क्या है, सबसे ज्यादा मोस्ट विजिबल सिंबल है. ठीक है, एक सबसे बड़ा जो सिंबल डेमोक्रेसी का दिखता है तो वो क्या है, इलेक्शंस है. ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी है तो इलेक्शंस होने चाहिए. ठीक है, इलेक्शंस क्या है, डेमोक्रेसी का एक सिंबल है. वी ऑफन डिस्टिंग्विश between direct and indirect democracy. A direct democracy is one where the citizens directly participate in day-to-day decision making and in running of the government. देखिए, हम यहाँ पर यदि डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा कि लोग डायरेक्टली प्रत्येक रूप से पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है, जो भी डिसीजन होंगे प्रत्येक डिसीजन में वो इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, और ऐसा ही जो है वो एनिसेंट सिटी की मैं यदि बात करूं, बेटा एक ग्रीक सिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, वर कंसिडर्ड एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. वहां पे पुराने प्राचीन समय में क्या होता था, डायरेक्ट इलेक्शंस होते थे, प्रत्येक रूप से इलेक्शंस होते थे. ठीक है, लोग इकट्ठा होते थे प्रत्येक डिसीजन के ऊपर. ठीक है, लेकिन आज के समय पे ऐसा नहीं होता है. मतलब जो प्राचीन यूनान शहर की मैं बात करती हूँ तो वहां पर क्या थी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, डायरेक्टली इलेक्शंस वहां पर होते थे. फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे मैनी वुड, देखिए मैनी वुड कंसिडर्ड लोकल गवर्नमेंट, स्पेशली ग्राम सभा की यदि हम बात करें, टू बी द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस. यहाँ पर हम ग्राम सभा में क्या कह सकते हैं कि दिस इज द डायरेक्ट डेमोक्रेसी. बट दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैन नॉट बी प्रैक्टिस व्हेन ए डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय lakhs और करोड़ ऑफ द पीपल. ठीक है, जब डायरेक्ट डिसीजन की मैं बात करूं तो गांव में मतलब जो ग्राम सभा होती है वो इस तरीके से इकट्ठा होकर लोग जो है वो प्रत्यक्ष रूप से डिसीजन ले सकते हैं. जैसे आपने गांव में देखा होगा कि गांव की जो पंचायतें होती हैं उसमें क्या होता है, जब कोई निर्णय लिया जाता है तो गांव के बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं और डायरेक्टली डिसीजन ले सकते हैं. लेकिन यहाँ पर बात आती है जनसंख्या की हजारों की. ठीक है, हजारों लोग फिर भी इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन मैं लाखों और करोड़ों लोगों की बात करने लग जाऊं तो वो एक भारी जनसंख्या, एक भारी तादाद हो जाती है आबादी की. और ऐसी स्थिति में उनका इकट्ठा होना और डिसीजन लेना जो है वो क्या है, असंभव है. इसीलिए जो डेमोक्रेसी में है वो हमने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया है, क्योंकि पॉपुलेशन भी जो है वो हमारे देश की काफी ज्यादा है. ठीक है, आप जानते ही होंगे हमारे देश की पॉपुलेशन विश्व में कौन से स्थान पर एग्जिस्ट करती है, ऑन द प्लेस सेकंड. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू एरिया वी आर ऑन द 7th पोजीशन. ठीक है,
फिर देखिए उसके बाद दैट इज वाई रूल बाय द पीपल, दैट इज वाई रूल बाय द पीपल यूजुअली मीन्स रूल बाय द पीपल रिप्रेजेंटेटिव, रूल बाय द पीपल, लोगों के द्वारा शासन। इसका अर्थ क्या है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा रूल, ठीक है, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा रूल क्या है ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो देखिए इन सच एन अरेंजमेंट सिटीजन्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे अरेंजमेंट में जो लोग होते हैं वो अपना क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं। हु इन टर्न आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द गवर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द कंट्री। और इसमें क्या कह रहा है कि मतलब जिसमें लोग इनडायरेक्ट वे में जो उनकी गवर्निंग और जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द मेथड फॉलोड टू चूज देयर दिस रिप्रेजेंटेटिव इज रेफर्ड टू एज इन इलेक्शंस। और एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मेथड जिससे रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, इलेक्शन कहा जाता है। अब आपके सामने, आप पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं और आपके सामने ये पूछा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्शंस, ठीक है, किसी पेपर में नहीं आएगी, लेकिन जनरल हमें उसको डिफाइन करना आना चाहिए कि इलेक्शन होता क्या है, ठीक है। तो एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा हम अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, इलेक्शन कहा जाता है। इज इट क्लियर टू यू नाउ? आफ्टर दैट द सिटीजंस हैव ए लिमिटेड रोल इन टेकिंग मेजर डिसीजन एंड इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। और इस तरीके से इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि जो यहाँ के सिटीजन्स हैं उनका लिमिटेड रोल होता है। लिमिटेड रोल मतलब सीमित भूमिका होगी उनकी डिसीजंस लेने में, जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं, इन रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रशासन को चलाने में भी उनकी क्या है, माइन्यूट सा रोल है, लिमिटेड, एक सीमित जो है वो उनकी भूमिका है। दे आर नॉट वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ पॉलिसीज, वो सक्रिय रूप से कभी भी मतलब किसी भी पॉलिसीज में, किसी भी नीति में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सम्मिलित नहीं होते हैं। सिटीजन्स आर इन्वॉल्व ओनली इनडायरेक्टली, सिटीजन्स को अप्रत्यक्ष रूप से मतलब जो वो है इसमें भाग लेते हैं। अप्रत्यक्ष का अर्थ यही है कि वो भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा जो चुने हुए नेता हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन दिस अरेंजमेंट वेयर ऑल मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और इस प्रोसेस में हम क्या कह सकते हैं, जितने भी बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वो उनके इलेक्टेड चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा लिए जाएंगे। द मेथड बाय विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहता है इसीलिए जिस मेथड से, जिस प्रोसेस से, जिस प्रक्रिया के द्वारा उन रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है, वो मेथड हमारे लिए क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटे, डेमोक्रेसी है। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसी है हमारी, दिस इज द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में जो है वो स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि जो मेथड है, जो प्रोसेस है, क्योंकि ऑल डिसीजंस, मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय आवर रिप्रेजेंटेटिव, और रिप्रेजेंटेटिव यदि हमारे डिसीजन ले रहे हैं तो रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, महत्वपूर्ण हो जाता है। एंड द सेकंड क्वेश्चन रिमाइंड अस ऑफ द फैक्ट दैट नॉट ऑल इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। और इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमारे दिमाग में ये है कि सभी मतलब जो इलेक्शंस हैं, दैट नॉट ऑल इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, क्या मतलब जो इलेक्शंस हैं वो सभी के सभी डेमोक्रेटिक होंगे या नहीं होंगे। ए लार्ज नंबर ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल्सो होल्ड इलेक्शंस, ठीक है। देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल्सो होल्ड इलेक्शंस। ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक हैं, जिनमें लोकतंत्र नहीं है, और वो भी इलेक्शंस को क्या करती हैं, होल्ड करती हैं। इनफैक्ट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर आर वेरी कीन टू प्रेजेंट देमसेल्फ एज डेमोक्रेटिक। और जो नॉन डेमोक्रेटिक मीन्स रूलर्स हैं, ठीक है, अलोकतांत्रिक जो शासक हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को मतलब उत्सुक होते हैं इस चीज के लिए कि वो अपने आप को डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंट करें, और इसीलिए वो क्या करवाते हैं, इलेक्शंस करवाते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या होती है, सिंगल पार्टी होती है, सिंगल रूल होता है, इलेक्शन होगा तब भी आपको उसी को चुनना पड़ेगा, ठीक है।
ऐसी स्थिति, बस वो इतना ही कि अपने आप को डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्शंस करवाते हैं। मतलब वहां पे डेमोक्रेसी नहीं होती है, बट इलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। मीन्स इलेक्शन यदि होंगे तो डेमोक्रेसी कंसीडर की जाती है, और अपने आप को डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को लोकतांत्रिक, अपने शासन को लोकतांत्रिक शासन रिप्रेजेंट करने के लिए वो क्या करते हैं, इलेक्शंस को होल्ड करवाते हैं। They do so by holding elections in such a way that it is not threaten their rule. Can you think of some example of such non-democratic election? What do you think? What distinguishes a democratic from a non-democratic elections? What can be done to ensure that elections in a country would be conducted in a democratic way? लाइक एज मैं कोरियन कंट्री के एग्जांपल लेती हूँ, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, आपने वहां पर सुना होगा इसके बारे में। तो वहां पर एक ही शासक है, एक ही रूलर है, ठीक है, और इलेक्शंस होंगे और हर बार वही जीतेगा, ठीक है, और कोई जीतेगा ही नहीं। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि ये एक एग्जाम्पल है किसका, नॉन डेमोक्रेटिक का, जहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं बट डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। आप इंडिया का एग्जांपल लीजिए, यहाँ पर हमारा रूलर चेंज हो जाता है टाइम टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम हमारा शासक जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। लाइक अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, नरेंद्र मोदी है, बट बिफोर नरेंद्र मोदी देयर इज द डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए अकॉर्डिंग टू टाइम जो 5 ईयर के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें हमारा रूलर जो है, हमारा शासक जो है वो चेंज हो गया है। बट इफ आई एम टेकिंग अबाउट एग्जांपल द कोरियन कंट्री, तो वहां पर क्या है, रूलर चेंज नहीं हो रहा है बट इलेक्शंस जरूर हो रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल हो गया। फिर उसके बाद देखिए, दिस इज वेयर कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक लेज डाउन सम बेसिक रूल्स अबाउट द इलेक्शंस। देखिए ये जो चीजें हैं वो कहाँ से आती हैं, किसी भी संविधान से आती है, किसी देश की संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक डेमोक्रेटिक कंट्री का, लेज डाउन सम बेसिक रूल्स, उसके क्या होते हैं, कुछ आधारभूत कानून होते हैं अबाउट इलेक्शंस। द डिटेल आर यूजुअली लेफ्ट टू बी वर्कड आउट बाय द लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। दिस बेसिक रूल्स आर यूजुअली अबाउट, ठीक है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स किस तरीके के होते हैं, क्या क्या उसमें डिटेल्स होती हैं। तो वो डिटेल्स क्या होती हैं, हु इज एलिजिबल टू वोट, वोट डालने के लिए कौन योग्य है। जैसे कि आपके भारत में एट प्रेजेंट तो आप जानते हैं कौन योग्य है, जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, दिस इज मस्ट बी 18 ईयर्स, 18 वर्ष होनी चाहिए। तो ये जो है ये चीजें कहाँ से आई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आई, हमारे देश के संविधान से आई। हु इज एलिजिबल टू कंटेस्ट, इलेक्शन लड़ने के लिए कौन एलिजिबल है, कौन उसकी योग्यता क्या है, ठीक है, क्या वो उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखिए हम पढ़ेंगे इन चीजों के बारे में, वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे जो कंटेस्ट होते हैं, कंटेस्टर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। जैसे हमारे देश का प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या होनी चाहिए, बिल्कुल वन बाय वन एक को इसी बुक में हम इन डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। लाइक आज के टाइम पे एक वो एग्जाम्पल दे देती हूँ जिससे आप बिल्कुल अच्छे से परिचित हैं। लास्ट टाइम के इलेक्शंस में ये कर दिया गया था कि गांव का सरपंच बनने के लिए, गांव का मुखिया बनने के लिए क्या होना चाहिए, 10th एजुकेशन होनी चाहिए। हालांकि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और एमपी एमएलए के लिए कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिफाइन नहीं की गई है, वहां मैं आपको ये चीजें बताऊंगी। बेसिक से कुछ चीजें होती हैं, लाइक एज मीन्स एज फैक्टर की कितनी एज का होना चाहिए कि जब वो हमारे देश का प्रेसिडेंट बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। एक मिनिमम एज जो है, एक मिनिमम आयु जो है वो वहां पर बताई जाती है। तो ये सारी चीजें तो हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, बट मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया है कि मतलब कुछ चीजें जो है वो डिफाइन की जाती है कि एलिजिबिलिटी, जैसे आप किसी फॉर्म को फिल करते हैं, ठीक है, तो फिल करते टाइम एक एलिजिबिलिटी होती है कि भाई ये आपको फॉर्म भरना है तो आप 10वीं पास होने चाहिए, आप 12वीं पास होने चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ये सारी चीजें उसकी क्या होती हैं, योग्यताएं होती हैं। इसी तरीके से हु इज एलिजिबल टू कंटेस्ट, ठीक है, इलेक्शन लड़ने के लिए कौन एलिजिबल है, तो वो योग्यता क्या होगी वो हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हु इज टू सुपरवाइज इलेक्शंस, इलेक्शंस की निगरानी कौन करेगा। अब इलेक्शंस वोटिंग हो रही है तो उसमें गड़बड़ और घोटाले भी तो होते हैं, और डेमोक्रेसी में यदि डेमोक्रेसी है तो इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, बिल्कुल फेयर इलेक्शंस
कोई उनमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो उसको सुपरवाइज करने के लिए, उसका अवलोकन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो वो ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन होगी, क्या होगी, वो भी कहाँ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। हाउ डू द वोटर चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चुन सकते हैं। जैसे कि अब हम वोट डालने के लिए जाते हैं, ऐसे तरीके को ही मतलब क्या कहा जाता है, हाउ डू, किस तरीके से वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। हाउ आर वोट्स टू बी काउंटेड, और वोट्स कैसे काउंट होंगी। एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड, और किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव है उसका चुनाव होगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए अलग इलेक्टोरल सिस्टम होता है और हमारे प्रेसिडेंट के लिए अलग इलेक्टोरल सिस्टम होता है, ठीक है। दोनों की वोट काउंटिंग का भी क्या है, डिफरेंट मेथड होता है, दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। जब हम प्राइम मिनिस्टर का पढ़ेंगे तो उसमें उसका सिस्टम पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसकी वोट्स को काउंट किया जाता है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर जब प्रेसिडेंट का पढ़ेंगे तो उसका वोटिंग सिस्टम देखेंगे, ठीक है, उसका इलेक्टोरल जो सिस्टम है उसको देखेंगे। तो फिलहाल जो ये चीजें हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित की गई हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि हु इज एलिजिबल टू वोट, हु इज एलिजिबल टू कंटेस्ट, हु इज सुपरवाइज टू इलेक्शंस, हाउ डू द वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, हाउ आर वोट्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड। क्लियर हो गया? ओके बेटे, बाय बाय।